नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट आई और बगावत शुरू हो गई। जी हां, जिसका इंतजार था वही बात हो गई। इस पर खास रिपोर्ट देखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैदान सज चुका है और दंगल शुरू हो गया है। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस की लिस्ट आई और बगावत हो गई। जिस बात का डर था वही हुआ। कांग्रेस ने आखिरी समय पर बचे हुए प्रत्याशी की लिस्ट जारी की, लेकिन इस लिस्ट से कांग्रेस के सेफ गेम की हवा निकल गई। कांग्रेस को डर था कि कहीं बगावत ना हो जाए। इसी वजह से कांग्रेस अपनी लिस्ट को डिले करती आ रही थी। लेकिन जैसे ही लिस्ट जारी हुई, कांग्रेस की बगावत सामने आ गई। जिनको टिकट नहीं मिला उनके आंसू भी निकल गए। एक तरफ कांग्रेस की लिस्ट आने पर बगावती सुर उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होने का खामियाजा भी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जो कुछ कहा है वो गौर करने लायक है। जनता से गठबंधन है। अगर जनता से गठबंधन था तो फिर किसी और दल के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं थी। क्या सिर्फ सीटों की वजह से जो था पेच फंसा, या फिर हरियाणा के कुछ ऐसे, आप नहीं कह सकते, मैं तो कह रही हूँ, मैं ये सवाल भी कर रही हूँ कि हरियाणा के कुछ ऐसे नेता थे कांग्रेस के जो ये कह रहे थे कि ये गठबंधन हमें नहीं चाहिए, इस वजह से ये। देखिए, ये तो कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन के हम पार्ट थे, उसके नाते ये अलायंस उनके लोकतंत्र विरोधी नीति के खिलाफ, संविधान विरोधी नीति के खिलाफ ये गठबंधन हुआ। अंतिम समय तक हमारा पूरा प्रयत्न था, परंतु किसी भी ट्रैप में भी फंसने के लिए हम तैयार नहीं थे। बड़े शब्द का इस्तेमाल है, किसी ट्रैप में। पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ, अब कांग्रेस बगावत से जूझ रही है। वहीं बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। पहली लिस्ट के बाद से ही बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया था और नाराजगी की कहानी अभी भी जारी है। बीजेपी ने अपने बड़े नेता रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दी, जिसकी वजह से वो नाराज थे, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें मना लिया है। मुझे अब पता नहीं, जिंदगी 15 साल की है, 10 साल की है, मैंने जिस झंडे के लिए जान दे दी है, मुझे अंत में उसी झंडे के साथ रहने दीजिए। मेरे को कमजोर मत करिए। नामांकन के आखिरी दिन हरियाणा के चुनाव में कई ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले। इनेलो ने आखिरी पलों में हरियाणा लोकहित पार्टी से गठबंधन कर लिया है, यानी अब चुनावी दंगल की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो जैसा कि हमने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट में देरी हुई, और इस देरी की वजह यही थी कि डर था। डर ये था कि लिस्ट आएगी और बगावत शुरू हो जाएगी। हमारे आज के दंगल के बड़े सवाल भी यही हैं कि कांग्रेस में बगावत, जिसका डर था वही बात हो गई। कांग्रेस के लिए बागी अब कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी के लिए क्या ट्रैप था गठबंधन? जी हां, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दंगल में बात कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद बगावत शुरू हो गई है, और जो सूरत हाल भाजपा में देखने को मिल रहा था वही सूरत हाल कांग्रेस में भी है। यही डर कांग्रेस को लगातार सता रहा था। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। अमित नेहरा हैं वरिष्ठ पत्रकार, सुनील कटारिया हैं कांग्रेस से, मनवीर छिल्लर हैं आम आदमी पार्टी से, और रामराज शर्मा हैं भाजपा से। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। कुछ नेताओं के रोने की तस्वीर भाजपा में सामने आई थी जब वो लिस्ट आई थी। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। शारदा राठौर और ललित नागर की ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से वो रो रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। मैंने जब राजनीति शुरू करी थी
मैं एक नौजवान था, पिछले 15 वर्ष के अंदर ना मैं कभी संस्था में आया, ना मैंने कभी संस्था देखी। मैं हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई और मैं बुढ़ापे के अंदर कदम रख दिया मैंने। क्या इसीलिए कि जब सरकार आती नजर आ रही है तो मेरा टिकट काट दिया गया, इसलिए मैंने संघर्ष किया। तो आपने देखा शारदा राठौर और ललित नागर को किस तरह से इनके आंसू बह रहे हैं। अमित नेहरा, जो तस्वीर हमने भाजपा में देखी वही तस्वीर कांग्रेस के बागियों में भी दिख रही है, वही आंसू यहां भी दिख रहे हैं। अमित नेहरा, देखिए नवजोत जी, मेरे पत्रकारिता जीवन में जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है, ये पहला अवसर है कि कांग्रेस ने अपनी जो अंतिम सूची है वो इतनी देर से जारी की जी। इससे पहले एक इंस्टेंस आया था, एक इलेक्शन आया था जिसमें 89 सीटें तो कांग्रेस ने पहले डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन एक सीट जो रोक के रखी थी वो एक दिन पहले, पहली रात को, यानी नॉमिनेशन भरने की जो अंतिम तिथि होती है उससे पहले तक रोकी थी। और वो इलेक्शन था 2005 के इलेक्शन का, विधानसभा चुनाव का, आपको ध्यान हो। और जो सीट रुकी थी वो गुड़गांव विधानसभा की सीट थी, उसको रोक लिया था। बाकी सारी डिक्लेयर कर दी थी कांग्रेस ने। और उसकी वजह यही थी कि प्रेशर था बहुत ज्यादा, भाई टिकट मांगने वाले ज्यादा थे। अभी भी वही दबाव था। हाँ, तो नवजोत, तो मुझे ये लगता है कि अब भी परिस्थितियां 2005 वाली ही हैं। टिकट मांगने वाले अगर देखे जाएं तो जो टिकट सीकर हैं, तो पिछली बार 2005 में तो सिर्फ एक ही सीट रुकी थी, अब तो बहुत सारी सीट मेरे ख्याल से 41 सीटें ही पहले डिक्लेयर कर पाई थी कांग्रेस, ठीक है ना। बाकी सीटें तो रोकनी पड़ी थी इनको। और सबसे बड़ा एक पॉइंट इसमें ये भी है, भाई जब इतनी बड़ी संख्या में मारामारी हो तो उसके बावजूद एक सीट सहयोगियों को देना एक बड़ी बात है। भिवानी वाली सीपीआईएम को दी है सीट। चलिए अमित नेहरा जी, काफी मायने जी। हाँ, आती हूँ आपके पास। एक बार सुनील कटारिया से रिएक्शन ले। सुनील कटारिया जी, आप देख रहे हैं बगावत के सुर, यही रोकने के लिए किश्तों में और इतनी देरी से लिस्ट जारी की, लेकिन उसके बाद बगावत दिख रही है। आपके नेता रो रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। सुनील कटारिया सभी जी जी आ रही है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट साथियों को सबको नमस्कार करता हूँ। नेहरा जी जो बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं उसको भी नमस्कार करता हूँ मैं जी। और देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो हालत हुई थी उसकी तो उसको अगर हम देखें और कंपेरिजन करें तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। 100 सीटों की आपने खुद भी 100 से ज्यादा सीटों पर आप खुद भी नहीं बता पाए, जबकि हमारी सारी की सारी सीटों पर 90 की 90 सीटों पर हमारे सारे कैंडिडेट फाइटर कैंडिडेट हमारे मैदान कर चुके हैं और वो बहुत ही काबिल है और मैंने कल भी आपको बताया था टिकाऊ कैंडिडेट है। और 1-2 सीटों पर ही आप बता पाए, इससे ज्यादा कहीं ऐसी बात नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में इतनी बुरी हालत हुई थी, आपके चैनल पे ही आपने हर सीट पे दिखाया था इतनी बुरी हालत थी वहां लोगों की। ये क्या जस्टिफिकेशन है सुनील कटारिया की भाजपा में हुआ वही तो हमारे यहाँ थोड़ा कम हो रहा है? आप रोते हुए नेताओं को देखिए, बगावत यही है। संपत सिंह भी, जिनको नलवा से टिकट नहीं मिला, उन्होंने भी अपना जो है इंडिपेंडेंट तौर पे नामांकन दाखिल कर दिया है। इतना डर, इतना दबाव था क्या कांग्रेस के अंदर कि इतनी लेट तक लिस्ट रोकी और उसके बावजूद हाल तो वही है? नहीं, कोई डर और दबाव वाली राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी दबाव वाली राजनीति करती है। आपने देखा राम रणदीप सिंह जी जो है अमित शाह जी के घर पे ऐसे अपनी बात बताइए, अपनी बात बताइए। चलिए भाजपा वालों से भाजपा का सवाल लेंगे। सुनील कटारिया, अपनी बात तो बताइए। आपने शारदा राठौर और ललित नागर को देखा किस तरह से रो रो के अपनी बात कह रहे हैं, आंसुओं का सैलाब तो उनका भी नहीं रुक रहा। देखिए, एक बार फिर नवजोत जी, सिर्फ आप भी अब की बार भी सिर्फ 2 सीटों पर कह पाए, इससे यह साफ पता चलता है कि हमारी 1-2 सीटों पर हमारी नाराजगी है और इतनी बड़ी पार्टी 90 सीटों पर 1-2 सीटों पर नाराजगी हो सकती है, जायज है। लेकिन वो सब हमारे सीएलपी लीडर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बांधिए वो सब बात कर रहे हैं
और वो सब कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ा परिवार है, बड़ा महासागर की तरह समुद्र है। छोटी मोटी चीजें देखिए, इतने ज्यादा हमारे कैंडिडेट थे और उसके बावजूद भी छोटे मोटे एक दो चीजों पर ऐसी नौबत आई है, तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं। वो ये सब बात होगी, बैठेंगे, बात करेंगे, परिवार की नाराजगी। चलिए सुनील कटारिया, आते हैं आपके पास। ये तो वो बात हो गई कि भाजपा में हो रहा था तब आप बात कर रहे थे और अपने यहाँ हो रहा है तो जस्टिफिकेशन है, लेकिन भाजपा के रामराज जी के पास चलते हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर दिखानी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हरियाणा के भाजपा के एक बड़े नेता की तस्वीर है। बात कर रहे हैं रामविलास शर्मा की, एक बड़े नेता जिन्होंने पूरी उम्र लगा दी भाजपा को हरियाणा में खड़ा करते हुए। वो इतने भावुक नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दी गई है। ऐसे में भावुक रामविलास शर्मा रो के क्या कह रहे हैं ये भी सुनना जरूरी है, वो तस्वीरें देखनी भी जरूरी है। ये जनता पार्टी के लिए आपने खून दिया और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पार्टी के इस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। और मेरी इस बात को, मुझे अब पता नहीं जिंदगी 15 साल की है, 10 साल की है, मैंने जिस झंडे के लिए जान दे दी है, मुझे अंत में उसी झंडे के साथ रहने दीजिए। मेरे को कमजोर मत करिए। तो आपने देखा रामविलास शर्मा, कितने भावुक रामविलास शर्मा, किस तरह से उनके आंसू और उनके समर्थक उनकी आंसुओं की जुबानी कह रहे हैं रामविलास शर्मा की कहानी। रामराज जी, क्या कहना है आपका? रामराज जी, आप सुन पा रहे मेरी आवाज? रामराज जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। अमित नेहरा, रामविलास शर्मा भाजपा के बड़े नेता, बड़े चेहरे, भावुक रामविलास शर्मा को लेकर क्या कहना है अमित नेहरा? देखिए नजरत, निर्विवाद रूप से हरियाणा में सबसे बड़ा कद अगर है बीजेपी में, तो उनमें से रामविलास शर्मा एक हैं जी। जब बीजेपी को कोई जानता नहीं था हरियाणा में, तब से रामविलास मेहनत कर रहे हैं। इमरजेंसी की बात हो, चाहे कोई कुछ बड़े आंदोलन हो, तो रामविलास सदा अग्रणी रहे। लेकिन बात वही आती है, ये पार्टी का डिसीजन होता है, पार्टी किसको टिकट दे या ना दे, उसको सिरोधार्य तो करना पड़ता ही है। लेकिन बात ये भी है कि पार्टी का क्राइटेरिया आखिर है क्या? उसमें कई सारी चीजें हैं। एक एज भी क्राइटेरिया है। अगर एज क्राइटेरिया है तो क्या सबके लिए लागू किया गया? आपने उस दिन जो पूछा था, जब अपनी बहस थी 8 से 9 वाला प्रोग्राम था जी, तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी से आपने पूछा था, तो वो एज वाले क्राइटेरिया से बाहर कर दिया गया उनको। हाँ। तो लेकिन एक मुझे ये लगता है कि 1996 के बाद हाँ। रामविलास शर्मा सिर्फ 2014 में एक इलेक्शन जीत पाए हैं। इसके अलावा इन्होंने इस लंबे टेन्योर में कोई इलेक्शन जीत नहीं पाए ये। हाँ। तो हो सकता है पार्टी को लगा हो कि शायद ये इलेक्शन ना निकाल पाए, तो इसलिए दूसरे को मौका देना पड़ा। दूसरी ये भी हो सकती है कि इंटरनल पॉलिटिक्स बीजेपी की, तो उसका भी शिकार हो गए हों। लेकिन बात ये है कि इतने बड़े नेता का इस तरह रोना को अच्छा लगता नहीं। बाकी उन्होंने बगावत तो की थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक ये भी कड़वा सच है, शायद बीजेपी इसको माने या ना माने, कि तुरंत एक FIR दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। हरियाणा सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी का एक लेटर आ गया था कि इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो डीजीपी को लेटर भी चला गया। उसके बाद जो चीजें जल्दी घटनाक्रम जो बदला, तो ये वापस लेने में मजबूर हो गए अपना। तो चीजें क्या हुई, कैसे हुई, इस पे नहीं जाना चाहते हम, लेकिन ये है कि इतने बड़े कार्यकर्ता को, इतने बड़े नेता को इस तरह ठुकराना, इस तरह ठोकर मारना अच्छा नहीं लगता। चलिए इस पर और चर्चा करेंगे जब रामराज जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, भाजपा प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष, क्या कहते हैं
कि इस गठबंधन के जरिए क्या किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। एक बड़ा बयान सुशील गुप्ता का, आइए आपको वो सुनाते हैं, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कहा सुशील गुप्ता ने। जनता से गठबंधन है, अगर जनता से गठबंधन था तो फिर किसी और दल के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं थी। क्या सिर्फ सीटों की वजह से जो था पेच फंसा, या फिर हरियाणा के कुछ ऐसे, आप नहीं कह सकते, मैं तो कह रही हूँ, मैं ये सवाल भी कर रही हूँ कि हरियाणा के कुछ ऐसे नेता थे कांग्रेस के जो ये कह रहे थे कि ये गठबंधन हमें नहीं चाहिए, इस वजह से ये। देखिए, ये तो कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन के हम पार्ट थे, उसके नाते ये अलायंस उनके लोकतंत्र विरोधी नीति के खिलाफ, संविधान विरोधी नीति के खिलाफ ये गठबंधन हुआ। अंतिम समय तक हमारा पूरा प्रयत्न था, परंतु किसी भी ट्रैप में भी फंसने के लिए हम तैयार नहीं थे। बड़े शब्द का इस्तेमाल है, किसी ट्रैप में। तो आपने सुना सुशील गुप्ता ने क्या कहा। हमारे साथ बात करते हुए सुशील गुप्ता कहते हैं कि हमने कोशिश की, अंतिम समय तक कोशिश की इस गठबंधन की, लेकिन हम किसी ट्रैप में फंसना नहीं चाहते थे। मनवीर छिल्लर, क्या कहना है आपका, ऐसा कौन सा ट्रैप था जिससे बचना चाह रही थी आम आदमी पार्टी? राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ को देखते हुए हम उनके साथ थे, लेकिन अब राज्य स्तर पर हम उनके साथ कंपटीशन में हैं। तो राज्य स्तर पर सभी सरकारें चाहती हैं, सभी पार्टियां चाहती हैं कि ट्रैप की हो रही है। ऐसा कौन सा ट्रैप था? ये बड़ा स्टेटमेंट है जी। राज्य स्तर पर हमारा कंपटीशन कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है, और वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। तो किसी भी तरह के ऐसे किसी ट्रैप में कि जिससे पार्टी का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर पहली ऐसी पार्टी है जिसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया और इतनी जल्दी ग्रोथ की, तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। तो इसीलिए चलिए राज्य स्तर पर अपने आम आदमी पार्टी के विस्तार को और जीत को हम किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। तो मेरा सवाल तो ट्रैप का है। सुनील कटारिया, सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि हम किसी ट्रैप में फंसना नहीं चाहते थे। ये कौन सा ट्रैप है, किस ट्रैप की बात हो रही है? कांग्रेस किस ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही थी? नेता है, काफी उन्होंने अच्छी वोट हासिल की है, और हमारी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कई एपिसोड की मीटिंग हुई, और उन लोगों की आपस में जब किसी बात से सहमति नहीं बनी तो एक मर्जी के साथ दोनों पार्टी अलग अलग हुई और अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गई। इसमें किसी भी पार्टी की तरफ से किसी के लिए भी कोई ट्रैप नहीं था। ये एक विचारधारा की बात थी, और विचारधारा अगर उनकी किसी बात से विचारधारा नहीं मिली तो वो सब। सुनील कटारिया जी, एक मिनट रुक जाइए। सुनील कटारिया जी, आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। ये मैंने नहीं कहा, सुशील गुप्ता ने मुझसे ही बातचीत करते हुए ये कहा कि हम किसी ट्रैप में नहीं फंसना चाहते थे। आपने कहा वो बड़े सुलझे नेता हैं, तो सुलझा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो उसके कई मायने हो जाते हैं। वही समझना चाहती हूँ, कौन से ट्रैप में कांग्रेस फंसाना चाहती थी और कौन से ट्रैप से आप बच गई? देखिए, वो उनको लगता है कि इस तरह का कोई ट्रैप है, लेकिन ऐसा कोई किसी तरह का ट्रैप ना उनके लिए था, ना कांग्रेस पार्टी के लिए था, और अगर ये गठबंधन सिरे नहीं चढ़ा तो इस तरह की छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे के लिए सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि हम सेंटर में भी गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और एक दूसरे के लिए सम्मान की बात तो हुई है। और ये ट्रैप वाला शब्द बड़ा है। अमित नेहरा, सुशील गुप्ता अगर ये कहते हैं कि हम किसी ट्रैप में नहीं फंसना चाहते थे, किस तरफ इशारा कर रहे हैं अमित नेहरा? देखिए नवजोत, ये तो खुद सुशील गुप्ता ही बता सकते हैं कि वो किस ट्रैप की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो ट्रैप क्या रहा होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हालांकि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो लगता है, जो कांग्रेस ने जो दिखाया माहौल, तो ये लगता है कि आखिरी टाइम तक ये कहती रही कांग्रेस की, हाँ समझौता करेंगे समझौता करेंगे, और उसके चक्कर में आम आदमी पार्टी अपनी लिस्टें ना बना पाई हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये लगता रहा हो कि भाई समझौता तो होना ही है, पता नहीं कौन सी टिकट मिल जाए, कौन सी सीट मिल जाए। तो उस चक्कर में होमवर्क थोड़ा सा ढीला
छूट जाता है, लिस्टें तैयार नहीं होती, फिर काफी टाइम लगता है। लेकिन तो सिर्फ वो एक तैयारी- ये बात होगी कि नॉमिनेशंस के इस ट्रैप में नहीं फंसना चाह रहे थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद लिस्टें तो एकदम से आ ही गई थी। फिलहाल मनवीर, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि इस ट्रैप को लेकर क्या मायने हैं? सुशील गुप्ता ने ये जो कहा कि हम ट्रैप में नहीं फंसना चाह रहे थे, और सुनील कटारिया कह रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। देखिए, ट्रैप से मतलब है कि हम कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी राज्य स्तर पर एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि किसी भी तरीके से हरियाणा में उसकी सरकार बने, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरह से हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। तो ट्रैप से उनका संदर्भ सिर्फ यही था कि हम राज्य में आम आदमी पार्टी की किसी भी भविष्य के साथ कोई भी समझौता ना करें, यही ट्रैप से उनका संदर्भ था। बाकी ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। जो भी सीनियर लीडरशिप के, हम आज भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, आज भी हम इंडिया गठबंधन के साथ और जो लोकतंत्र विरोधी ताकतों के साथ आज भी खड़े हैं। तो इस बात को तूल ना देते हुए इस बात को देखिए कि आम आदमी पार्टी कैसे हरियाणा में सभी विधानसभा सीटों पर अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ, और अब इस कार्यक्रम में हमारे साथ रामराज शर्मा भी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे। रामराज जी, जिस तरह से भाजपा में जो सूरत हाल था वही सूरत हाल कांग्रेस में भी है। इतनी देरी से लिस्ट जारी की, बगावत के सुर वहां भी देखने को मिल रहे हैं, क्या कहना है आपका? और दूसरा, रामविलास शर्मा जी का भावुक रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे रामराज जी? देखो, रामविलास शर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे वट वृक्ष हैं। तो कई बार क्या होता है ना, अपने कार्यकर्ताओं में भावना भी हो जाती है। जिस तरह से इनके दीपक बावरिया जी रो रहे थे और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, जनता ने इतना परेशान कर दिया था उनको। तो हमारे रामविलास जी, तो मैं समझता हूँ भावना में कई बार हो जाता है। मैं भावना में बहना, परिवार में बैठे हों, अपने कार्यकर्ताओं में बैठे हों, तो कोई पुरानी बात याद आ जाए, कोई पुराना एपिसोड याद आ जाए, तो मैं समझता हूँ ये एक पुरानी बातें याद आ गई होंगी उनको, पुराना कोई घटनाक्रम एपिसोड। बात पुरानी घटनाक्रम की थी या अभी जो कार्यकर्ताओं, क्योंकि कल उन्होंने नामांकन भरा था बतौर इंडिपेंडेंट, फिर टिकट नहीं मिली और अब नामांकन वापस लिया है, इस सारी चीजों ने उन्हें बहुत भावुक कर दिया कि कहीं ना कहीं वो दरकिनार कर दिए गए? नहीं, ऐसा नहीं है दरकिनार। तो देखो, हमारे बहुत वरिष्ठतम नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पैर छूते हैं और सभी उनके पैर छूते हैं, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और सब उनको दादा के पुकारते हैं, दादा रामविलास, दादा रामविलास। तो मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है, पार्टी में बहुत ज़्यादा सम्मान है उनका। और कई बार क्या होता है ना जी, टिकट तो एक होती है और कई टिकट का देने में भी कई मापदंड होते हैं। वहाँ पे लोकल सर्वे होता है, भाई पुराना है, कोई नया चेहरा भी लाया जाता है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है किसको देना है, किसको नहीं देना है। और मैं समझता हूँ केंद्रीय नेतृत्व जो टिकट बांटी है हमारी, बहुत बढ़िया बांटी है और इसमें रामविलास जी खुश हैं, उन्होंने अपना नामांकन भी वापस ले लिया है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से उनका प्यार, आशीर्वाद पार्टी को मिल रहा है, निश्चित रूप से तीसरी बार केंद्र की बात बांधती हमारी सरकार सत्ता में आएगी। और नहीं रामराज जी, दक्षिण हरियाणा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और दक्षिण हरियाणा को अगर हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करें तो इसमें 3 जिले, 11 विधानसभा सीटें हैं और गुड़गांव जिले की भी 4 विधानसभा सीटें, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना इसमें आती हैं। रेवाड़ी जिले से 3 विधानसभा सीटें हैं, बावल, रेवाड़ी, कोसली, और महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी। और दक्षिण हरियाणा का गणित भी अगर हम समझे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2014 में बीजेपी ने सभी 11 सीटें यहां से जीती थी और 2019 में 11 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और जहां पर रामविलास शर्मा की बात कर रहे हैं, दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ से 5 बार विधायक रहे हैं और इनको टिकट मिला, फिर अब
इनका टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को दे दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इम्पॉर्टेंट सीट है रामराज जी। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, पार्टी में युवा चेहरों की भी जरूरत होती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद तो है ही है, तो युवा चेहरे भी चाहिए। तो रामविलास जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। और अब की बार आपने दक्षिण हरियाणा का जिक्र किया, 11 की 11 सीटों पर कमल खिलेगा और हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है केंद्र की भांति, और स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार आएगी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि काम किया है और काम के आधार पर हम जनता के सामने जा रहे हैं। क्योंकि हमने पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं, कई बार मैंने बताया भी है, पहले क्या होता था, पहले नौकरियां हरियाणा में किस आधार पर होती थी? पहले मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चों को नौकरी देता था, और वो भी क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार ने इस वाद को खत्म किया। आज किसान मजदूर का बच्चा जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपने आप में गौरव की बात है। ये हमारी नायब सिंह सैनी की सरकार कर रही है। सुनील कटारिया, आप कुछ कहना चाहते हैं रामराज जी ने जो कहा? पूरी प्रदेश बिल्कुल, रामराज जी तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने दक्षिणी हरियाणा की बात की है और इन्होंने कहा कि 11 की 11 हम सीटें इस बार जीतेंगे। जितना फुटहल इनका जो है दक्षिणी हरियाणा में है, इतना पूरे हरियाणा में और कहीं भी नहीं है। जबरदस्ती करके इनके यहाँ से टिकटें लेके गए हैं वो लोग, और जो उनकी टिकट कटवाना चाहते थे, राव इंद्रजीत जी चाहते ही नहीं थे कि राव नरबीर सिंह टिकट ले जाएं। वो आपस में एक दूसरे को हराने का काम कर रहे हैं और एक दूसरे के कार्यक्रमों में भी नहीं जा रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। उसके बाद हर सीट पर इनकी जो है कहीं ना कहीं ट्यूनिंग है कि वो किस तरीके से पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि राव इंद्रजीत जी ने हर सीट से अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश की और जहां पर भी उनका उम्मीदवार नहीं मिला। सुनील कटारिया, कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसमें भी एक ही शख्स का दबदबा दिखाई दे रहा है, एक ही शख्स का दबदबा दिखाई दे रहा है, उससे भी नकारा नहीं जा सकता है। गठबंधन की राजनीति तो हम देख ही रहे हैं बहुत सारी सीटों पर, और अभी इनेलो ने हलोपा का समर्थन कर दिया है। हलोपा बिल्कुल कर दिया, हाँ, और गोपाल कांडा कह रहे हैं कि हम इनेलो का समर्थन कर रहे हैं। तो ये भी एक अलग तरह का जो राजनीतिक पिक्चर है वो दिख रही है यहाँ पर। अमित नेहरा, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? फ्रेंडली मैचेस। हाँ बिल्कुल, पहले क्या होता था, जो इलेक्शन होते थे, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, समझौते तो होते थे लेकिन वो पर्दे के पीछे होते थे। लेकिन अब वो चीजें पर्दे के बाहर भी सीधे सीधे लोगों को दिखाई दे रही हैं और सामने से समझौते हो रहे हैं। तो ये तो देखो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, तो इसमें तो हम क्या कह सकते हैं। स्थिरता, क्योंकि इनेलो भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वहां पर बीजेपी की स्थिति भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, कांग्रेस वहां पे शैलजा और हुड्डा गुट के बीच में बटी हुई है, तो वो चीजें स्थिरता में ज्यादा मुकर हैं। बात सिर्फ इतनी है, मैं अभी सीट पे स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि गठबंधन की जो जिस तरह से राजनीति हो रही है, कन्वीनियंस के हिसाब से रिलेशनशिप्स जो है, राजनीतिक रिलेशनशिप्स हम यहाँ देख रहे हैं, धुर विरोधी एक साथ आ रहे हैं, या फिर जो एडजस्टमेंट्स, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स की बात है, ये राजनीतिक समीकरण को किस तरह से प्रभावित कर रही है, बात इतनी नहीं। नवजोत, मैंने ये कहा था कि पहले जो समझौते होते थे वो पर्दे के पीछे होते थे। हाँ। वो आम आदमी को दिखाई नहीं देते थे। आपने बार बार सुना होगा रिपोर्टिंग में कि जैसे ये हुआ था, भाई जिंदल हाउस ने फला आदमी का स्पॉट कर दिया, उसने बदले में उसका वहां से स्पॉट कर दिया, कलायत में वहां से स्पॉट कर दिया। तो इस तरह की चीजें दबे छुपे देखने को मिलती थी और होते थे। ये समझौतों पे भी समझौते होते थे। आदमी ये करता था कि मेरे को तो छोटे इलेक्शन में मदद कर, मैं तेरे को बड़े इलेक्शन में मदद करूंगा।
लेकिन वो पब्लिक डोमेन में आते नहीं थे। वो चर्चाएं जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां तक सीमित होती थी। यानी अब लेकिन आपका ये कहना है कि अब राजनीतिक माहौल इतना बदल गया है कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स बिल्कुल खुले तौर पर हो रही हैं। बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये उसी और ये लोगों को समझ भी आ रही है अब। बिल्कुल बिल्कुल लोग देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। रामराज जी, इस राजनीतिक घटनाक्रम में जिस तरह से कहीं कोई हम बहुत सारी जगह पे हम फ्रेंडली मैच, जिस तरह से अमित नेहरा ने भी इशारा किया कि फ्रेंडली मैच पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में देखने को मिल रहा है, और सुनील कटारिया कह रहे थे कि बीजेपी में ही इतनी भगदड़ थी, इतनी भगदड़ कांग्रेस में नहीं है। दोनों पर आपकी राय? देखो, कांग्रेस में तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पंचकुला से उपेंद्र कौर जी, नलवा से चौधरी संपत सिंह जी, बल्लभगढ़ से शारदा राठौर जी, गांव से ललित नागर जी, भवानी खेड़ा से सतबीर जी और रामकिशन फौजी जी, अंबाला से वो निर्मल सिंह की बिटिया चित्रा जी, पानीपत से रोहित रेवड़ी जी और जैन साहब जी, और अनेकों ऐसे इनके वो हैं, इनके क्या नाम है, कार्यकर्ता जो बहुत नाराज हैं, क्योंकि इन्होंने 20-20 हजार रुपए की पर्ची काट दिया था, और 20 हजारी वाले इनका क्या इलाज बांधेंगे वो आप देख लेना। वो इन्होंने क्या किया, भर्ती खोल दिया, आ जाओ भाई आ जाओ, 20 हजार रुपए दो। जैसे टिकट की और मोटर की टिकट बांटते हैं, ऐसे रेल मोटर की टिकट बांटते हैं, ऐसे इन्होंने टिकट बांटना शुरू कर दिया। रामराज जी, वो तो दोनों पार्टियों में देखने को मिल रहा है। चलिए 20,000 वाली बात की बात नहीं मैं कर रही, लेकिन नाराजगी बगावत भाजपा में भी थी, वो कांग्रेस में भी है। डिस्पाइट हमने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, आपने डैमेज कंट्रोल कर लिया। सुनील कटारिया, आपका डैमेज कंट्रोल होगा कांग्रेस का? देखिए, सबसे पहले तो मैं रामराज जी शर्मा जी का एक बात का जवाब देना चाह रहा था। बीच में नवजोत जी, मेरी बहन, आपने मेरी बात ही काट दी और मेरी बात पूरी नहीं जवाब दे दीजिए जी। देखिए, जंगल में जब कभी बाढ़ आती है ना, जंगल में बाढ़ आ जाती है तो चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, पानी ही पानी। और उस बाढ़ में आप देखना कि एक ही पेड़ के ऊपर चूहा भी चढ़ जाता है, और उसी पेड़ पे सांप भी चढ़ जाता है, उसी पेड़ पे नेवला भी चढ़ जाता है, उसी पेड़ के ऊपर जो है चीता भी चढ़ जाता है, और बिल्ली भी और कुत्ता भी। उसी एक पेड़ पर जान बचाने के लिए एक ही पेड़ पर सारे के सारे चढ़ जाते, किसी तरीके से हमारी जान बच जाए। इसी तरीके से ये सारी पार्टियां एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से गठबंधन करके अपना कोई अपना सिंबल बचाना चाहता है। आप भी कर रहे थे गठबंधन, आप भी कर रहे थे। देखिए, अगर हम असुरक्षित होते तो हम गठबंधन को सिरे चढ़ाते। हम असुरक्षित नहीं थे, हमारे को गठबंधन की कोई। सुनील जी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मुझसे बात करते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि हम किसी ट्रैप में नहीं फंसना चाहते थे। गठबंधन की बात में सुशील गुप्ता ने ये कहा, तो वो ट्रैप क्या था? आप फिर से वही बात नहीं, फिर वही बात है नवजोत जी। देखिए, 2-3 एपिसोड में मीटिंग हुई और कोई भी ट्रैप नहीं था। अगर कोई ट्रैप होता तो पहली नजर में, इतने सीनियर लीडर हैं दोनों तरफ से, पहली नजर में ही पता चल जाता। नहीं तो कहा कि हम किसी ट्रैप में नहीं फंसना चाहते थे। नहीं। रामराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, इन्होंने डूबते को तिनके का सहारा, इन्होंने पहलवानों का सहारा लिया। रामराज जी की आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। जी, थोड़ा जोर से बोलिए रामराज जी, कहिए। हमें सुना ही नहीं दे रहा रामराज जी। रामराज जी कहिए। आवाज आई है अब? जी बोलिए। ऐसा है, डूबते को तिनके का सहारा। जिस तरह से इन्होंने पहलवानों का सहारा लिया, जिस तरह से इन्होंने जोड़ी पसारी उसके आगे समाजवादी पार्टी के आगे, इन्होंने जोड़ी पसारी आम आदमी पार्टी के आगे, तो उन्होंने जोड़ी इनकी खाली लौटा दी। वो बोले भाई आप तो डूब रहे हो, हमने भी लेके डूब जाओगे। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से इनके कार्यकर्ता छोड़ के भाग रहे हैं, इनके नेताओं में बहुत भारी रोष है। 20 हजारी वाले इनका क्या इलाज बांधने जा रहे हैं, वो अब समय बताएगा। और मैं तो इतना कहूंगा, वह समान विकास कार्य हमारी प्रदेश ने पूरे हरियाणा में करवाए हैं। हमने किसानों के, गरीबों के बच्चों को बिना खर्ची, बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां दी। ठीक है रामराज जी, वक्त की कमी है। एक बार सुनील कटारिया से उनके फाइनल कमेंट्स ले लें। सुनील कटारिया, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए नवजोत जी,
हरियाणा में एक कहावत है कि जो बड़े जमींदार होते हैं उनकी तूड़ी वगैरह तो उड़ ही जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े जमींदार पे अगर उनकी तूड़ी वगैरह उड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता। इसी तरीके से हम 70 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। अगर हम गठबंधन कर लेते और 5 से 10 सीट दे भी देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सर्वे में हमारी 70 के आसपास, 68 से 70 के आसपास हम सीटें जीत रहे हैं। फिर से गठबंधन की बात की है, इसीलिए तो शायद गठबंधन हुआ नहीं। वो ट्रैप की बात कर रहे हैं कि वो ट्रैप से बचे हैं। नहीं कोई, अब ये तो आप जाने या आम आदमी पार्टी जाने कि जी कौन सा ट्रैप था और उस ट्रैप से कौन बचा। नहीं कोई ट्रैप नहीं था। सीनियर लीडर हैं, उनको सबको पता होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो विचारों का तालमेल नहीं बना पाए और आगे तक नहीं जा पाए। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इस तरीके की छोटी बातें करना, ये एक ऐसे सीनियर आदमी को शोभा नहीं देती। और ये उनको किसी को इनके निजी विचार होंगे, आप देखना किसी न किसी दिन वो कहेंगे यही बात कि भाई उस समय हमारे से गलती हुई और वो बात हमने गलत कही। बात सिर्फ हम इतनी कर रहे हैं कि जो भागम भाग पहले भाजपा में थी या फिर अब कांग्रेस में लगी है, इसको जिस तरह से रामराज जी ने कहा कि हमने तो लोगों को बना लिया, हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भी इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी? और जो बगावती सुर हम देख रहे हैं ये कितना डैमेज कर पाएंगे? बस इतना जानना चाह रही हूँ आपसे। वो डार्विन का सिद्धांत है नवजोत, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। अगर मान लिया किसी में दम है और जो छोड़ेगा पार्टी को, लड़ेगा, वो जीतेगा। और जैसे रामविलास जी हैं, उन्होंने पर्चा भर तो दिया लेकिन उनको वापस आना पड़ा क्योंकि दम नहीं था उनको ये नहीं था कि आप जीत पाएंगे। तो इस तरह की चीजें जो हैं, जो कमजोर होंगे वो वापस मुख्य धारा में आ जाएंगे और जो तगड़े होंगे वो तैर के दूसरे किनारे पे चले जाएंगे। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी है बात। चलिए बेहतर। रामराज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे 10 सेकंड में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे भाई पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, ये कह रहे हैं आप 10 सेकंड मुझे भी देना। अरे मेरे भाई 10 सेकंड देना बस 10 सेकंड। रामराज जी 10 सेकंड में जी 10 सेकंड मुझे भी देना। हमारे चाणक्य, हमारे बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया, पहले कर दिया था पंचकुला में जब आए थे कि नायब सैनी जी की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे अगले मुख्यमंत्री भी नायब सैनी जी होंगे। हमने 5 साल के बाद किसी समाज से बेहतर। रामराज जी, सुनील कटारिया 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से। हाँ देखिए, अमित जी की एक बात का जवाब देते हुए रामराज जी शर्मा बड़े सीनियर हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है आज आपके चैनल पे कि इनकी पार्टी में 1 मैन आर्मी सिर्फ अमित शाह ही है, इसके अलावा कोई आलाकमान नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई भटक रहे हैं। इन्होंने ये मान लिया, मुद्दे से भटक रहे हैं, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। इन्होंने ये मान लिया कि अमित शाह जी ही 1 मैन आर्मी है। वक्त की कमी है। बेहद शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। आज का हमारा बड़ा सवाल यही था कि कांग्रेस में बगावत, जिसका डर था वही बात हो गई और कांग्रेस के लिए बागी कितनी बड़ी चुनौती। और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, भाजपा के लिए भी थी। हालांकि भाजपा के लोग, जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि हमने रूठे हुए लोगों को मना लिया है। कांग्रेस इसमें कितना कामयाब हो पाती है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेताओं के आंसू भी हमने देखे हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि आज नॉमिनेशंस का आखिरी दिन था और 16 तारीख तक अपने नॉमिनेशंस वापस लिए जा सकते हैं। आने वाले वक्त में किस तरह से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे उस पर हमारी नजर है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।